हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो देखो बच्चों, आज हमें क्या पढ़ाई करनी है। आज है हमारे पास बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का वीडियो नंबर 96, या फिर आप कह सकते हो कि ये छठे चैप्टर का तीसरा वीडियो है। और इससे पहले 95 वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में भी मिल जाएंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे, और कुछ समय बाद आई बटन में भी लिंक आ जाएगा, जहां आप बीएससी के फर्स्ट सेमेस्टर के केमिस्ट्री के सभी वीडियोस को देख सकते हो, समझ सकते हो, और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हो, जो एग्ज़ाम में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। इसी के साथ साथ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ नोट्स का लिंक भी मिल जाएगा, और आप पीडीएफ नोट्स के लिए टेलीग्राम पर भी सर्च कर सकते हो, KMD सहारनपुर। तो देखते हैं आज का हमारा टारगेट क्या है। आज बेटे हमें पढ़ना है प्रकाशिक समावयवता, जिसे हम कहते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। और प्रकाशिक समावयवता को हमें 5 पॉइंट्स में डिस्कस करना है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रकाशिक समावयवता की डेफिनेशन, कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का परिभाषा क्या होता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स। जो प्रकाशिक समावयवी होते हैं या ऑप्टिकल आइसोमर होते हैं, वे कितने तरह के होते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे डिग्री ऑफ रोटेशन को अफेक्ट करने वाले फैक्टर। वो कौन कौन से कारक होते हैं जो डिग्री ऑफ रोटेशन को अफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं। और नंबर 4 पर हमें डिस्कस करना है एसिमेट्रिक कार्बन एटम, या चिराल कार्बन एटम, या स्टीरियोजेनिक कार्बन एटम का मतलब क्या होता है, और ये क्यों आवश्यक है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को पढ़ने के लिए। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑप्टिकल एक्टिविटी, कि ऑप्टिकल एक्टिविटी यानी जो हमारी ध्रुवण घूर्णकता होती है या प्रकाशिक घूर्णकता होती है, उसे उसका क्या कारण है, उस चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे। तो कुल मिला के हमें 5 पॉइंट्स में ये आज का टॉपिक डिस्कस करना है। ठीक है, तो चलो बच्चों, जल्दी से आज की पढ़ाई शुरू करते हैं। तो बेटे, हमारा आज का जो टॉपिक है वो है प्रकाशिक समावयवता। और प्रकाशिक समावयवता को हमें कुल मिलाकर 5 पॉइंट्स में डिस्कस करना है। तो सबसे पहले तो आप एक काम करो, अपनी नोटबुक पर हेडिंग लिख लो। आप नोटबुक पर हेडिंग लिख लो प्रकाशिक समावयवता या ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। फिर इसे पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है, वीडियो को पॉज करके हेडिंग लिख लिया करो। आप लिख लिया बेटे? ठीक है, चलो समझते हैं प्रकाशिक समावयवता का मतलब क्या है, या ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का क्या मतलब है। मान लो आपके पास दो या दो से अधिक कंपाउंड्स हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड, और उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम है, उनका स्ट्रक्चरल फार्मूला भी सेम है। ध्यान से समझना, आपके पास क्या है, दो या दो से अधिक ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, और उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला एक जैसा है, सेम है, स्ट्रक्चरल फार्मूला भी उनका सेम है, और उनकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम हैं, यानी भौतिक और रासायनिक गुण भी लगभग एक जैसे हैं, मोस्टली, ज़्यादातर। पर उनमें एक अंतर है। अंतर ये है कि उनका बिहेवियर प्लेन पोलराइज्ड लाइट के प्रति अलग अलग है। यानी कोई तो कंपाउंड ऐसा है जो प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर देता है, और कोई तो कंपाउंड ऐसा है जो प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर देता है, और कोई तो कंपाउंड ऐसा है जो प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को किसी भी डायरेक्शन में रोटेट नहीं करता। तो ऐसे कंपाउंड्स को हम कहते हैं कि वे एक दूसरे के ऑप्टिकल आइसोमर हैं, या प्रकाशिक समावयवी हैं। और इस घटना को, या इस प्रॉपर्टी को, या इस फिनोमिना को हम कहते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो यदि एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि प्रकाशिक समावयवता या ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म किसे कहते हैं, तो आपको क्या लिखना है? आपको लिखना है, मेरे साथ साथ लिखा करो, जब
दो या दो से अधिक, जब दो या दो से अधिक ऑर्गेनिक, जब दो या दो से अधिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जब दो या दो से अधिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, यह है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कोमा स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला यानी संरचना सूत्र, कोमा फिजिकल, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं। मतलब हमने क्या क्या चीज बताई सेम है। आपके पास दो या दो से अधिक कंपाउंड हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड, उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम है, स्ट्रक्चरल फार्मूला भी सेम है, फिजिकल प्रॉपर्टीज भी सेम है और केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम है। बट उनका प्लेन, ध्यान से समझना, प्लेन पोलेराइज्ड, बट उनका प्लेन पोलेराइज्ड लाइट, लाइट के प्रति, प्लेन पोलराइज्ड लाइट के प्रति बिहेवियर यानी व्यवहार, प्लेन पोलराइज्ड लाइट के प्रति बिहेवियर अलग अलग होता है यानी डिफरेंट होता है, डिफरेंट होता है, डिफरेंट होता है। तो समझ में आ रहा ना आपके मैं क्या समझा रहा? ठीक है, तो ऐसे कंपाउंड, तो ऐसे कंपाउंड्स क्या कहलाते हैं? एक दूसरे के ऑप्टिकल आइसोमर। तो ऐसे कंपाउंड्स एक दूसरे के, एक दूसरे के ऑप्टिकल, चलो ऐसे नहीं, ऐसे लिखते हैं, दूसरे कलर के पेन से लिखते हैं। ऐसे कंपाउंड एक दूसरे के ऑप्टिकल, ऑप्टिकल आइसोमर या आइसोमर्स कहलाते हैं। ऐसे कंपाउंड्स एक दूसरे के क्या कहलाते हैं? ऑप्टिकल आइसोमर्स कहलाते हैं। तथा यह घटना या यह फिनोमिना या यह प्रॉपर्टी, तो आप ऐसे लिख सकते हो, कुछ भी लिख दो इनमें से, यह प्रॉपर्टी क्या कहलाती है? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कहलाती है। ठीक है, तो डेफिनेशन में तो ये लिखना है बेटे आपको, यदि एग्जाम में आती है डेफिनेशन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की, तो आपको ये डेफिनेशन लिख कर आनी है। ठीक है, अब जल्दी से पोज करके लिखो, मैं एक नई चीज समझाऊंगा आपको, पोज करके लिखो। लिख लिया बेटे? ठीक है, चलो मैं समझाता हूँ। अब आपको ध्यान से समझनी है सारी बात जो जो मैं बताऊंगा। हम एक प्रैक्टिकल करके देखते हैं, एक प्रैक्टिकल करते हैं हम, और
प्रैक्टिकल में हम क्या करेंगे, हम एक लाइट की रे लेंगे यहाँ से यहाँ तक। एक लाइट की रे ली मैंने, एक प्रकाश की किरण ली, ये ली एक प्रकाश की किरण, ठीक है। और एक प्रकाश की किरण और लेता हूँ मैं यहाँ से यहाँ तक। आपको सिर्फ ध्यान से समझना है मैं क्या समझा रहा हूँ। एक प्रकाश की किरण वो थी, एक प्रकाश की किरण ये है। इसी तरीके से एक लाइट की रे कह दो या किरण कह दो या वेव कह दो, एक ही बात है। ये तीन मैंने लाइट की रेज ले ली, ठीक है। अब इन तीन लाइट की रेज को मैं तीन बर्तनों के अंदर से पास करूंगा, गुजारूंगा। तो अब मैं लेता हूँ तीन बर्तन, ध्यान से समझना आप, ठीक है। तीन बर्तन लेता हूँ। एक बर्तन तो हमने लिया, यहाँ बना देता हूँ एक बर्तन। इस बर्तन में हमने भर रखा है एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस। केमिकल सब्सटेंस क्या, हमने इस बर्तन में एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का सॉल्यूशन भर रखा है। एक बर्तन ये लिया हमने, ठीक है। इसी तरीके से एक बर्तन यहाँ लेता हूँ, इसमें भी हमने क्या ले रखा है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का सॉल्यूशन ले रखा है। और इसमें भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का सॉल्यूशन ले लिया। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास तीन बर्तन हैं और इन तीन बर्तनों में तीन अलग अलग तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड के सॉल्यूशन भरे हुए हैं। अब हमें क्या करना है, इन तीनों बर्तनों में जो सॉल्यूशन भरे हुए हैं उनके अंदर से हमें प्लेन पोलराइज्ड लाइट को पास करना है। इसमें भी कोई सॉल्यूशन भरा हुआ है ऑर्गेनिक कंपाउंड का, इसमें भी कोई सॉल्यूशन भरा हुआ है, इसमें भी। तो हम क्या करेंगे, ये हमारे पास प्लेन पोलराइज्ड लाइट है, ठीक है। उसके हमने वाइब्रेशन दिखाए हैं, तीन वाइब्रेशन, ध्यान से समझो। ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट है, उसके तीन वाइब्रेशन दिखाए। इस लाइट को हम इसके अंदर से गुजार रहे, बर्तन के अंदर से, जिसमें एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का सॉल्यूशन भर रखा है आपने, ठीक है ना। इसी तरीके से यहाँ वाइब्रेशन दिखाता हूँ लाइट के। ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट है, ये समतल ध्रुवित प्रकाश है, समतल ध्रुवित प्रकाश भी आप कह सकते हो। इस वाले सॉल्यूशन के अंदर से भी हमने पास किया है इस समतल ध्रुवित प्रकाश को। और इस तीसरे बर्तन में जो हमने सॉल्यूशन भर रखा है उस सॉल्यूशन से भी हमें समतल ध्रुवित प्रकाश को गुजारना है या प्लेन पोलराइज्ड लाइट को पास करना है। अब ध्यान से समझना आप, ये क्या है जिसमें हमने वाइब्रेशन परपेंडिकुलर दिखाए हैं, एक डायरेक्शन में दिखाए हैं, चलने की दिशा के लंबवत दिखाए हैं। प्लेन पोलराइज्ड लाइट, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। प्लेन पोलराइज्ड लाइट में केवल एक डायरेक्शन में वाइब्रेशन होते हैं और जिस डायरेक्शन में वाइब्रेशन होते हैं उसे कहते हैं प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट, ठीक है। जब हमने इस प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट यानी प्लेन पोलराइज्ड लाइट को, समतल ध्रुवित प्रकाश को, इस पहले कंपाउंड के सॉल्यूशन के अंदर से गुजारा तो हमने एक बात नोट करी। बात ये नोट करी कि इस सॉल्यूशन ने जो इस बर्तन में भरा हुआ है इसने समतल ध्रुवित प्रकाश के कंपनों को दक्षिणावर्त दिशा में यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर दिया। इस तरीके से देखो, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वाइब्रेशंस को क्या कर दिया, रोटेट। देख रहे हैं आप, मतलब ये जो है इस तरफ को घूम गए ना, इधर से इस तरफ को घूम गए। तो यदि कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड और उसका सॉल्यूशन, यदि किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का सॉल्यूशन प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर देता है तो वो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम कहेंगे कि वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी आइसोमर है। क्या है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी आइसोमर। इसे हम कहेंगे कि ये डी फॉर्म है, डी फॉर्म। आप डी फॉर्म कहो या फिर प्लस फॉर्म कहो, यदि वो प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर देता है।
डी फॉर्म या प्लस फॉर्म एक आइसोमर का फॉर्म है। डी फॉर्म या प्लस फॉर्म क्या है? आइसोमर का फॉर्म वो कंपाउंड है जो इसके अंदर भरा हुआ है, जिसका सॉल्यूशन आपने इसके अंदर भर रखा है, और उसने समतल ध्रुवित प्रकाश के कंपनों को दाईं तरफ को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में या दक्षिणावर्त दिशा में घुमा दिया। इसलिए हम उसे कहते हैं डेक्स्ट्रो फॉर्म या प्लस फॉर्म या डी फॉर्म। और यदि कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसा है जिसका सॉल्यूशन प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर देता है, देखो जरा, इसने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर दिया इन्हें, प्लेन ऑफ पोलराइज्ड सॉल्यूशन को, प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर दिया। तो यदि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर देगा, ध्यान से समझना इन बातों को, यहाँ हम दो तरीके से रोटेशन को समझ सकते हैं। कुछ बच्चे तो कहते हैं कि समतल ध्रुवित प्रकाश के कंपनों को घुमा दिया, कुछ बच्चे कहते हैं समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को घुमा दिया। तो दोनों बातें ही सही हैं, आप दोनों तरीके से कह सकते हो। या तो आप कहो समतल ध्रुवित प्रकाश के कंपनों को घुमा दिया उस ऑर्गेनिक कंपाउंड के सॉल्यूशन ने, और या फिर आप कहो कि समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को घुमा दिया। तो हम यहाँ दोनों में से मैं कोई सी भी बात बोल सकता हूँ, आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। हमने कहा कि हमारे पास ये 3 बर्तन थे और इन 3 बर्तनों में 3 अलग अलग तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड के सॉल्यूशन प्रेजेंट थे। हमने पहले सॉल्यूशन में देखा कि पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड ने प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर दिया। इसलिए हम इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को, यानी इस आइसोमर को, यानी इस समावयवी को कहेंगे कि ये डेक्स्ट्रोफॉर्म आइसोमर है, या डी फॉर्म है, या प्लस फॉर्म है। और जिसने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर दिया, चाहे तो कहो इन वाइब्रेशंस को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर दिया, चाहे तो कहो कि इन वाइब्रेशंस का जो प्लेन है, यानी प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर दिया। एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं वामावर्त को, बाईं तरफ को, घड़ी की सुइयों के चलने के विपरीत दिशा को। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड या जो भी आइसोमर घुमा देगा उसे हम कहेंगे लेवियो रोटेटरी, या फिर एल फॉर्म, एल फॉर्म या माइनस फॉर्म। और जो ऑर्गेनिक कंपाउंड का सॉल्यूशन, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड का सॉल्यूशन प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को किसी भी डायरेक्शन में नहीं घुमाता है, ना तो क्लॉकवाइज ना तो एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, ज्यों का त्यों रहने देता है, तो ऐसे आइसोमर को हम कहते हैं मीजोफॉर्म। क्या कहते हैं? मीजोफॉर्म। इसे हम कहेंगे मीजोफॉर्म आइसोमर। ये चीज समझनी पड़ेगी आपको, क्या कहेंगे? मीजोफॉर्म आइसोमर। मतलब सीधी सी बात है समझने वाली कि हमें 3 तरह के यहाँ आइसोमर दिखाई दिए, ये तीनों ऑप्टिकल आइसोमर हैं। इन दोनों ने तो प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को या वाइब्रेशंस को घुमा दिया। जो घुमा सकता है उसे आप ऑप्टिकली एक्टिव कहते हो, कि वो ऑप्टिकली एक्टिव है, और इसने समतल ध्रुवित प्रकाश के कंपनों को घुमाया नहीं या प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को रोटेट नहीं किया, तो हम इसे कहेंगे कि ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। तो कुल मिला के 3 तरह के हमें यहाँ पता चले आइसोमर हैं, डी फॉर्म, एल फॉर्म और मीजोफॉर्म। जल्दी से पोज करके लिखो। लिख लिया बेटे? पोज करके लिखो बेटे जल्दी से। लिख लिया? ठीक है, चलो। अब इनके बारे में लिखना कैसे है, इनके बारे में हम एग्जाम में लिखेंगे कैसे? सबसे पहले हम लिखेंगे नंबर 1, मेरे साथ साथ लिखना आप, वह, वह के बाद आप आइसोमर भी लिख सकते हो या कंपाउंड भी लिख सकते हो। वह आइसोमर, वह आइसोमर जो प्लेन ऑफ पोलराइज्ड, वह आइसोमर जो प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को, प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को
क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर देता है, ऐसे लिखेंगे। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर देता है, क्या कहलाता है? डेक्स्ट्रो डेक्स्ट्रोफॉर्म या डी फॉर्म डी के बीच में से इसे हटाते हैं, डी और फॉर्म के बीच में से डी फॉर्म या प्लस फॉर्म आइसोमर, प्लस फॉर्म आइसोमर कहलाता है। अभी बताओ, ये बात समझाई थी क्या मैंने? समझाई थी ना, कि जो भी आइसोमर प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर देगा, उसे आप कहोगे डेक्स्ट्रोफॉर्म या प्लस फॉर्म या फिर डी फॉर्म। इसके अपोजिट दूसरा हमने क्या पढ़ा? दूसरा हमने पढ़ा वह आइसोमर वह आइसोमर जो प्लेन ऑफ पोलराइज्ड वह आइसोमर जो प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को कौन सी डायरेक्शन में रोटेट कर देता है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर देता है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर देता है, क्या कहलाता है बताओ? लेवियो फॉर्म लेवियो लेवियो फॉर्म भी कह सकते हो या लेवियो रोटेटरी भी कह सकते हो, ठीक है? चलो लेवियो रोटेटरी कहते हैं। और ऊपर उसे भी हम क्या करते हैं, इसे भी रोटेटरी लिखते हैं, इसे डेक्स्ट्रो रोटेटरी लिखता हूं यहाँ। डेक्स्ट्रो रोटेटरी डेक्स्ट्रो रोटेटरी, ठीक है? लेवियो रोटेटरी या एल फॉर्म या माइनस फॉर्म आइसोमर कहलाता है। बताओ समझ में आई क्या बात? ठीक है। तो एक तो होता है जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा, उसे तो आपने डी फॉर्म कहा। जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा, उसे आपने कहा एल फॉर्म, ठीक है? यहाँ जो है एक चीज बीच में मैं बता देता हूँ आपको, एक चीज बीच में लिख देते हैं हम, लिखते हैं एक हेडिंग नोट लिखते हैं यहाँ। डी व एल फॉर्म आइसोमर, डी व एल फॉर्म आइसोमर्स जो होते हैं ना, ये दोनों, इन दोनों को आप कह सकते हो कि ये ऑप्टिकली एक्टिव हैं, ऑप्टिकली एक्टिव, ठीक है? ध्यान रखना।
यानी इन्होंने समतल ध्रुवित प्रकाश के कंपनों को या प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर दिया ना, इसलिए हम इन्हें कहते हैं कि ये होते हैं ऑप्टिकली एक्टिव। ठीक है। अब तीसरे तरह का आइसोमर कौन सा होता है बताओ? तीसरे तरह का आइसोमर वो होता है जिसने प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को किसी भी डायरेक्शन में नहीं घुमाया। तो हम यहां लिखेंगे वह आइसोमर जो प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को क्या करता है बताओ? किसी भी डायरेक्शन में किसी भी डायरेक्शन में किसी भी डायरेक्शन में रोटेट किसी भी डायरेक्शन में रोटेट नहीं करता है किसी भी डायरेक्शन में रोटेट नहीं करता है। बताओ क्या कहलाता है? बताओ। मीजोफॉर्म मीजोफॉर्म आइसोमर मीजोफॉर्म आइसोमर कहलाता है। मीजोफॉर्म आइसोमर कहलाता है। तो इसे हम कहते हैं मीजोफॉर्म। और एक चीज यहाँ और है समझने वाली एक चीज ये है कि मीजोफॉर्म क्या होता है? ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। इस चीज को भी ध्यान रखना है आपको। तो यहाँ लिख लेना आप कि मीजोफॉर्म आइसोमर ऑप्टिकली क्या होता है? ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। यानी ये समतल ध्रुवित प्रकाश के कंपनों को किसी भी डायरेक्शन में रोटेट नहीं करता है, या फिर हम कह सकते हैं कि ये प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को किसी भी डायरेक्शन में रोटेट नहीं करता है। ठीक है। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखनी है आपको। यहां से लिखते हैं पॉइंट। तो हमने ये तो पढ़ लिया कि तीन तरह के आइसोमर होते हैं। एक तो डी फॉर्म होता है, एक तो एल फॉर्म, एक तो मीजो फॉर्म। नॉर्मली तीन तरह के। डी फॉर्म जिसने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट किया है प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को, और एल फॉर्म वो है जिसने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट किया है प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को, और मीजो फॉर्म वो है जिसने प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को किसी भी डायरेक्शन में रोटेट नहीं किया। ये तीन बात तो आपको पता ही होनी चाहिए बिल्कुल। ठीक है। पर इसके साथ साथ आपको पता होना चाहिए कि ये जो डी और एल फॉर्म होते हैं ना, जो दोनों ऑप्टिकली एक्टिव हैं, ये एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं, एक दूसरे के यानी प्रतिबिंब रूपी। ठीक है। इस चीज को भी आपको ध्यान रखना है। तो यहां लिखते हैं इस पॉइंट को यहां लिखते हैं। चलो, अभी मैंने क्या बताया आपको कि डी और एल फॉर्म आइसोमर जो होते हैं वे प्रतिबिंब रूपी होते हैं। तो यहां लिख लो किसी कंपाउंड के डी एंड एल फॉर्म आइसोमर एक दूसरे के क्या होते हैं? प्रतिबिंब रूपी। एक दूसरे के प्रतिबिंब एक दूसरे के प्रतिबिंब रूपी। यानी अभी मैं आगे आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से में एक दूसरे के मिरर इमेज होंगे। प्रतिबिंब रूपी को आप कह सकते हो एनेंशियोमॉर्फ, प्रतिबिंब रूपी या
एनएनसीओ मॉर्फ, या फिर आप मिरर इमेज भी कह सकते हो। मिरर इमेज होते हैं, मिरर इमेज होते हैं। तो एक दूसरे के क्या होते हैं? मिरर इमेज। यदि मिरर में आप उन्हें देखोगे, यदि आप उन्हें ध्यान से देखोगे तो आपको लगेगा कि वे क्या हैं? मिरर इमेज हैं एक दूसरे के। ठीक है, लिखते रहा करो साथ साथ में। लिख रहे बेटे? अच्छा, एक चीज यहाँ और समझनी पड़ेगी आपको। एक चीज ये समझनी पड़ेगी कि मान लो आपके पास कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है और वो प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर रहा, तो वो कितने एंगल पर रोटेट कर रहा है? कोई तो कंपाउंड ऐसा होता है जिसने 2 डिग्री या 3 डिग्री पर ही प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को रोटेट किया है, घुमाया है। और तो कोई तो कंपाउंड ऐसा होता है जो 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री पर घुमा देगा। तो इसे कोई भी कंपाउंड किसी भी प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को कितने डिग्री पर रोटेट करता है, उसे नापने के लिए, यानी स्पेसिफिक रोटेशन को नापने के लिए हम जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं ना, उसे कहते हैं पोलेरीमीटर। क्या कहते हैं? पोलेरीमीटर। तो ध्यान रखना है आपको एक और पॉइंट, कि किसी किसी कंपाउंड के किसी कंपाउंड के किसे नापने के लिए? स्पेसिफिक रोटेशन। किसी कंपाउंड के स्पेसिफिक रोटेशन, यानी विशिष्ट ध्रुवण कि कितने एंगल पर घुमा दिया। किसी कंपाउंड के स्पेसिफिक रोटेशन को मापने के लिए या मेजर करने के लिए, मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं हम प्रयोग करते हैं पोलेरीमीटर का। पोलेरीमीटर, पोलेरीमीटर, पोलेरीमीटर। पोलेरीमीटर नाम पता है कहाँ से आया? नाम आया, जो हमारा पोलराइजेशन होता है ना इसका, लाइट का, ये घूम जाती है, इसलिए इसे कहते हैं पोलेरीमीटर। ठीक है, पोलेरीमीटर क्या था सेंटेंस? किसी कंपाउंड के स्पेसिफिक रोटेशन को मापने के लिए पोलेरीमीटर का यूज किया जाता है। लाइट में बड़ी प्रॉब्लम हो रही, बार बार भाग रही है लाइट, बार बार कभी भाग रही कभी आ रही। तो पोलेरीमीटर का यूज किया जाता है। ठीक है बेटे, जल्दी से पोज करके लिखो आप। लिख लिया? ठीक है, देखो, मतलब आपको यदि नापना है, आपको यदि पता लगाना है कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो डिग्री ऑफ रोटेशन को प्रभावित करते हैं, कि कोई भी कंपाउंड प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को कितने डिग्री पर घुमाएगा, कौन ज़्यादा घुमाएगा, कौन कम घुमाएगा, इस चीज़ का भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ आप लिख सकते हो डिग्री ऑफ रोटेशन, मेरे साथ साथ लिखो, डिग्री ऑफ रोटेशन। डिग्री ऑफ रोटेशन तो समझ गया आप, कितने एंगल पर वो घुमाएगा प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को। डिग्री ऑफ रोटेशन को निम्न फैक्टर्स, यानी कारक, अफेक्ट करते हैं, यानी प्रभावित करते हैं। कौन कौन से कारक हैं, कौन कौन से फैक्टर हैं जो डिग्री ऑफ रोटेशन को अफेक्ट करते हैं? उनमें से जो सबसे पहला फैक्टर है वो है नेचर ऑफ कंपाउंड।
नेचर माने प्रकृति, नेचर ऑफ कंपाउंड, जो हमारा कंपाउंड है वो कैसा है, ठीक है, उसके नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। नंबर 2, यहाँ जो दूसरा फैक्टर है वो है नेचर ऑफ सॉल्वेंट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, यानी आपने उस कंपाउंड को किस में घोल के, कौन से सॉल्वेंट में घोल के आपने उसका सॉल्यूशन बना रखा है, उस सॉल्वेंट के नेचर के ऊपर भी डिपेंड करता है कि लाइट को कितने एंगल पर घुमाएगा वो, लाइट के वाइब्रेशंस को या प्लेनों को, पोलराइज लाइट के प्लेन को, ठीक है। तीसरा फैक्टर यहाँ होता है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, कि जो आपने ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो सॉल्यूशन बनाया है उसे कितना गाढ़ा बनाया है आपने, या कितना हल्का बनाया है, उसका कंसंट्रेशन कितना है, ठीक है। चौथा फैक्टर यहाँ होता है वेवलेंथ ऑफ लाइट, वेवलेंथ ऑफ लाइट, जिस लाइट को आप उस कंपाउंड के सॉल्यूशन के अंदर से पास कर रहे हो, उस लाइट का वेवलेंथ कितना है, ठीक है। अच्छा, एक फैक्टर और है कि आपने उस सॉल्यूशन को जिसे तैयार किया है ऑर्गेनिक कंपाउंड के सॉल्यूशन को, उसका टेम्परेचर कितना है, टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड का सॉल्यूशन बना के एक बर्तन में आपने भरा होगा, जिसमें से आप ऑर्गेनिक कंपाउंड के सॉल्यूशन में से आप लाइट को पास करोगे, उस सॉल्यूशन का टेम्परेचर कितना है, ठीक है। और एक फैक्टर और ध्यान रखना है, थिकनेस, थिकनेस ऑफ सॉल्यूशन, थिकनेस ऑफ सॉल्यूशन लेयर। अब ये चीज़ समझ में नहीं आती, बच्चों के समझ में आ गया कि भाई कंपाउंड का नेचर कैसा है उसके ऊपर डिपेंड करेगा डिग्री ऑफ रोटेशन की, कितने एंगल पर घुमाएगा वो प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को। नेचर ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट कैसा आपने भरा है, सॉल्वेंट कैसा है जिसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड का सॉल्यूशन बनाया है, उस सॉल्वेंट के ऊपर भी डिपेंड करेगा। कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करेगा कि सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन आपने कितना लिया है। वेवलेंथ ऑफ लाइट, यानी प्रकाश जो आप उसके अंदर से गुजार रहे हो उसका वेवलेंथ कितना है, वेवलेंथ मीन्स तरंग दैर्ध्य, जिसे आप लैम्डा से डिनोट करते हो, ठीक है। टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है कि कितना गर्म है वो सॉल्यूशन, कितना ठंडा है। थिकनेस ऑफ सॉल्यूशन लेयर, इसका मतलब पता क्या है कि आपका जो थिकनेस ऑफ सॉल्यूशन लेयर का मतलब सीधा सा है, देखो जरा, एक बर्तन तो ये है और एक बर्तन ये है, इन दोनों में डिफरेंस देख लो आप। यदि इसके अंदर से आप लाइट को पास करोगे और यदि इसके अंदर से लाइट को पास करोगे, तो यहाँ तो देखो इतनी मोटाई होगी नहीं इसकी, ये थिकनेस है, इतना लंबा ट्रेवल करके जाएगी लाइट, और इसमें इसमें लाइट सिर्फ इतना ट्रेवल करके जाएगी यहाँ से यहाँ तक, सिर्फ इतना ही तो ट्रेवल करेगी लाइट, ठीक है। तो इसे कहते हैं थिकनेस ऑफ सॉल्यूशन लेयर, जिस सॉल्यूशन में से आप गुजार रहे हो उसे वो कितना ज़्यादा ट्रेवल करेगी लाइट, ठीक है। जल्दी से पोज करके लिखो, चलो पोज करके लिखो बेटे, लिख लिया, ठीक है। चलो अगली बात करते हैं। अब हम एक हेडिंग लिखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग है, बच्चे कंफ्यूज रहते हैं बहुत ज़्यादा। हम हेडिंग लिखते हैं एसिमेट्रिक कार्बन एटम, मेरे साथ साथ लिखो। एसिमेट्रिक नाम तो सुना ही होगा, असममित कहते हैं हिंदी में, असममित, या चिराल भी कहते हैं इसे, चिराल, CHIRAL, चिराल कार्बन एटम। कुछ बच्चे कहते हैं चिराल, कुछ कहते हैं किरल, कुछ कहते हैं किराल, कुछ भी कह दो, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो आप एसिमेट्रिक कह दो, या फिर आप चिराल कह दो, या किराल कह दो, या किरल कह दो, और इसका एक नाम और भी है, स्टीरियोजेनिक, स्टीरियोजेनिक कार्बन एटम। चलो इसे समझेंगे और ध्यान से समझना आप,
ठीक है। एसिमेट्रिक चिराल या स्टीरियोजेनिक कार्बन एटम, बहुत सिंपल है। मान लो मैं आपको यूं कह दूं कि कोई कार्बन एटम ऐसा है जिसके चारों बॉन्ड पर 4 अलग अलग ग्रुप अटैच हैं, तो ऐसे कार्बन एटम को आप कहोगे एसिमेट्रिक या चिराल कार्बन एटम। ठीक है। जैसे पहले डेफिनेशन लिख देते हैं, चलो यहां से लिखते हैं। जिस यहां से लिखते हैं जिस कार्बन एटम के चारों बॉन्ड्स पर, जिस कार्बन एटम के चारों बॉन्ड्स पर, चारों बॉन्ड्स पर 4 डिफरेंट, चारों बॉन्ड्स पर 4 डिफरेंट ग्रुप या ग्रुप्स अटैच होते हैं, अटैच होते हैं, उसे चिराल कार्बन एटम, उसे चिराल कार्बन एटम कहते हैं। चिराल कह दो या एसिमेट्रिक कह दो या फिर स्टीरियोजेनिक कह दो, तीनों बातों का एक ही मतलब है। जैसे मैं यहाँ एक एग्जांपल लेता हूँ, एग्जांपल से आपको समझ में आएगा। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, यहाँ एक एग्जांपल लेते हैं, लैक्टिक एसिड का ले लो आप। लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड कहाँ होता है, याद है ना आपके? लैक्टिक एसिड होता है दूध में। लैक्टिक एसिड में जो कार्बन एटम होता है ना, उसके ऊपर जुड़ा होता है, उसके ऊपर जुड़ा होता है CH3। तो ऊपर तो CH3 है, नीचे जुड़ा हुआ है C OOH, और इधर जुड़ा हुआ है H, और एक तरफ जुड़ा हुआ है OH। तो आप इस कार्बन एटम को देख लो, बीच वाले को। जब आप इस कार्बन एटम को ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इसके चारों तरफ डिफरेंट ग्रुप हैं सारे। इधर मिथाइल है, इधर कार्बोक्सिल ग्रुप है, इधर हाइड्रोजन है, इधर OH है। तो लैक्टिक एसिड को हम कह सकते हैं कि ये क्या है, एसिमेट्रिक या फिर चिराल या स्टीरियोजेनिक कार्बन एटम है। ठीक है। अब यदि आप टार्टरिक एसिड की बात करो, चलो एक एग्जांपल यहाँ लिख देता हूँ, एक एग्जांपल और डिस्कस करते हैं। टार्टरिक एसिड, टार्टेरिक एसिड, टार्टरिक एसिड का नाम तो सुना होगा। जो घर में हमारी माताजी या घर में जो महिलाएं अचार गिरती हैं, सब्जी बनाती हैं, तो उसमें एक खट्टा करने के लिए कुछ डालती हैं जिसे कहते हैं टार्टरी। और टार्टरी से जो एसिड बनता है, जो खटाई बनती है, उसे टार्टरिक एसिड कहते हैं। तो टार्टरिक एसिड ऐसा होता है, देखो इसमें COOH होता है और वो जुड़ा होता है इस कार्बन से, फिर एक कार्बन होता है, फिर COOH। अब ध्यान से समझना, इस कार्बन को देखो, इधर इसके H है और इधर है OH, और इस कार्बन के भी इधर H है और इधर है OH। अब आप इन दोनों कार्बन को देख लो ध्यान से। इन दोनों कार्बन में एक बात पता चल रही होगी कि इस कार्बन के चारों तरफ, ऊपर COOH है, इधर H है, इधर OH है, इधर कार्बन है। इस कार्बन के चारों बॉन्ड पर डिफरेंट ग्रुप हैं, और इस कार्बन के भी चारों बॉन्ड पर डिफरेंट ग्रुप हैं। तो इसका मतलब इसमें 2 चिराल कार्बन एटम है। कितने चिराल कार्बन एटम है? 2। ठीक है। अब यहाँ सवाल ये खड़ा होता है कि सर हम ये एसिमेट्रिक कार्बन एटम या चिराल कार्बन एटम या स्टीरियोजेनिक कार्बन एटम को आखिरकार पढ़ क्यों रहे हैं, क्या कारण है इसे पढ़ने का? इसे पढ़ने का कारण पता क्या है? जिन ऑर्गेनिक कंपाउंड में चिराल कार्बन एटम होता है ना, केवल वही ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। यानी समतल ध्रुवित प्रकाश के कंपनों को केवल वही यौगिक घुमा सकते हैं जिनमें ये चिराल, एसिमेट्रिक या स्टीरियोजेनिक कार्बन एटम उपस्थित होता है। इसलिए हम इसे पढ़ते हैं यहाँ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को पढ़ते समय।
ठीक है, समझ में आई बात? तो यहां लिख लो आप इस बात को, इस बात को आप लिख लो। जिन ऑर्गेनिक जिन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जिन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में चिराल चिराल कह दो या किराल कह दो या किरल कह दो, एक ही बात है, चिराल कार्बन एटम पाया जाता है या होता है, पाया जाता है या होता है, केवल केवल वे ही ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दिखाते हैं। केवल वे ही क्या दिखाते हैं? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। या फिर आप इस बात को ऐसे भी लिख सकते हो कि या ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। तो ऑप्टिकली एक्टिव केवल वे ही होंगे जिनमें चिराल कार्बन एटम आपको देखने को मिलेगा, और जिनमें चिराल कार्बन एटम नहीं है वे ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होते। इसका मतलब समतल ध्रुवित प्रकाश के कंपनों को वे नहीं घुमा सकते। ठीक है। अच्छा, एक चीज यहां और बता देता हूं मैं आपको, एक चीज और बता देता हूं, ध्यान से समझना। यदि कोई आपसे पूछता है ना कि इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक चिराल कार्बन एटम है तो इसके कितने ऑप्टिकल आइसोमर होंगे, और इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में कितने चिराल कार्बन एटम है? 2, तो इसके कितने ऑप्टिकल आइसोमर होंगे? तो ऑप्टिकल आइसोमर निकालने के लिए एक फार्मूला होता है और इसकी बहुत ज़रूरत पड़ती है हमें, तो ध्यान से समझ लेना इस फार्मूले को। ठीक है, फार्मूला है नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर, नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स इज इक्वल टू 2⁴n। ये फार्मूला बहुत काम का है, आसान सा फार्मूला है बहुत, 2⁴n। यदि आपको यूं देखना है कि किसी कंपाउंड में चिराल कार्बन एटम हैं और आपने गिन लिए कि कितने हैं चिराल कार्बन एटम, तो उन कार्बन एटम की संख्या से आप निकाल सकते हो कि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड कितने ऑप्टिकल आइसोमर दिखाएगा या उसके कितने ऑप्टिकल आइसोमर होते हैं। अब यहाँ n पता क्या है? n है नंबर ऑफ चिराल कार्बन एटम्स। जैसे इसमें चिराल कार्बन एटम 1 है ना, तो यहाँ n की जगह 1 आएगा। इसमें चिराल कार्बन एटम कितने हैं? 2, तो n की जगह 2 आएगा। तो यहाँ आप लिख सकते हो, यहाँ ब्रैकेट में लिख लेना, जहाँ n का मतलब क्या है? नंबर ऑफ चिराल कार्बन एटम। ठीक है, नंबर ऑफ चिराल कार्बन एटम्स। ठीक है ना? जल्दी से पोज करके लिखो आप, पोज करके लिखो बेटे। लिख लिया? ठीक है, चलो अगली बात करते हैं। ध्यान से समझना, एक हेडिंग लिखो मेरे साथ साथ, हेडिंग लिखो एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑप्टिकल एक्टिविटी। मतलब कहने की बात पता क्या है? कहने की बात यह है कि अब हमें देखना है कि
कोई भी कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव कब होता है? बस इतना समझना है आपको कि कोई भी कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव कब होता है। सीधी बात है, समझ में आपके आ गया होगा। मैं यहाँ दो बातें बताऊंगा आपको, सिर्फ आपको ध्यान से समझना है। सिर्फ दो बातें बताऊंगा। पहली बात तो तुम्हें मैं पहले से ही बता चुका हूँ, ऑलरेडी बता चुका हूँ। पहली बात पता क्या बताऊंगा? पहली बात बताऊंगा कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें चिराल कार्बन एटम होगा, यानी एसिमेट्रिक कार्बन एटम होगा, वो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा, यानी समतल ध्रुवित प्रकाश के कंपनों को घुमाने के लायक होगा। ठीक है। और आपको पता है कि चिराल कार्बन एटम कैसा होता है। यहाँ बनाता हूँ, चलो एक चिराल कार्बन एटम, एक चिराल कार्बन एटम यहाँ बनाएंगे और एक यहाँ बनाएंगे। हमें इन दोनों के ऊपर जो है ना बॉन्ड बनाने हैं। एक बॉन्ड इसका यहाँ बनाएंगे, इसका एक बॉन्ड यहाँ बनाएंगे, इसका एक बॉन्ड इधर बनाएंगे, इसका एक बॉन्ड इधर बनाएंगे। ध्यान से समझना सारी बातों को। यहाँ बनाया बॉन्ड, देखो, इसका एक बॉन्ड यहाँ बनाया, इसका एक बॉन्ड यहाँ बनाया, इसका एक बॉन्ड यहाँ बनाया, इसका एक बॉन्ड यहाँ बनाया। अब इनके ऊपर हमें ग्रुप जोड़ने हैं, इनके ऊपर जोड़ने हैं ग्रुप। ठीक है, चलो ग्रुप जोड़ते हैं इनके ऊपर। मान लो हम ग्रुप का नाम रखते हैं ABCD। ठीक है, यहाँ लिखा ABC और D, ये चार अलग अलग ग्रुप जोड़ दिए तो चिराल बन गया। इसी तरीके से इसे ABC और D। तो हमारे पास ये कुल मिला के यदि ध्यान से देखोगे तो आपको एक बात पता चली कि हमारे पास कितने कितने हमारे पास कंपाउंड हैं, दो कंपाउंड हैं। और यहाँ बीच में हमने लगा दिया मिरर। ये बीच में हमने क्या लगा दिया? मिरर लगा दिया बीच में। देख रहे हैं ना आप? बीच में क्या लगा दिया? बीच में हमने मिरर लगा दिया, जिससे हमें पता चले कि ये एक दूसरे के क्या है, मिरर इमेज है। अब आप ध्यान से देख लो, हमारे पास एक कंपाउंड ये है और एक कंपाउंड ये है। इन दोनों कंपाउंड को जब आप ध्यान से देखोगे तो आपको एक बात पता चलेगी कि ये एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं हो सकते हैं। सुपर इम्पोज का मतलब, यदि मैं इसे यहाँ से उठाऊं ना, जो कहते हूँ इसे उठा लूँ और उठा के इसके ऊपर रखने की कोशिश करूँ, तो इसके ऊपर ये सेट नहीं होगा। देखो मैं करने की कोशिश करता हूँ, मतलब अभी तो प्रैक्टिस थोड़ी कम है, पर मैं कोशिश करूँगा करने की। यहाँ से अब ये उठ गया, शायद मैं उठा नहीं पानेगा, क्योंकि अभी इस बोर्ड की इतनी प्रैक्टिस नहीं हुई ना। ठीक है। उठाना था मुझे ये पूरा, इसे पूरे को उठाना था मुझे, पर ये तो पूरा ही उठ रहा। एक मिनट रुक जाओ। देखो, मुझे क्या करना था, मुझे इस ये जो हमने बनाया ना, यहाँ सेलेक्ट के ऊपर क्लिक कर रखा है और ये सेलेक्ट क्यों नहीं हो रहा? ये यहाँ से सेलेक्ट के ऊपर हमने क्लिक कर दिया और प्रीव्यू, प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करा, ये भी पूरा वहीं जा रहा। सेलेक्ट के ऊपर क्लिक करा, हाँ अब हो जाएगा। देखो अब देखा, दिखाता हूँ मैं आपको। हम यदि इस चीज को क्या है तो पूरे को ही उठाएगा फिर दोबारा। छोड़ो, पढ़ाई करो नॉर्मली, समझ लेंगे जब देखेंगे। अभी सुनो मेरी बात। यदि मैं इसे यहाँ से उठा लूँ और इसे उठा के इसके ऊपर रख दूँ, तो मुझे आप बताओगे कि सर बी के ऊपर बी आ जाएगा, डी के ऊपर डी आ जाएगा, पर सी क्या ए के ऊपर नहीं आएगा? और ये एक इसके ऊपर आ जाएगा सी के। यदि इसे ज्यों का त्यों मैं इधर सरका दूं, ज्यों का त्यों इधर सरका दूं, एक मिनट जरा बीच में मिरर बना दूं पहले। मिरर वहां से गायब हो गया ना, बीच में एक मिरर बनाते हैं। ये है मिरर।
अब देखो, यदि आप इसे उठा के यहाँ रखोगे तो ये इसके ऊपर पूरा पूरा नहीं आएगा, यानी इसे बिल्कुल ढकने का नहीं। सी तो आ जाएगा ए के ऊपर, ए आ जाएगा सी के ऊपर, तो ये एक दूसरे के ऊपर क्या है, सुपर इम्पोज नहीं हो सकते। पर ये एक दूसरे के मिरर इमेज है, ये बात पक्की है। ठीक है। तो जब किसी कार्बन एटम के चारों बॉन्ड से चार अलग अलग ग्रुप अटैच होते हैं, तो जो भी कंपाउंड बनता है उस कंपाउंड के स्पेस में दो तरीके के कन्फिग्रेशन हमें मिलते हैं। एक कन्फिग्रेशन तो ये है, एक तो कन्फिग्रेशन ये है। ये जो चार बॉन्ड बनाए हैं ना, ये चतुष्फलक हैं, यानी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में बनाए हैं ये। इसमें ये जो तीन बॉन्ड नीचे की तरफ आपको दिखाई दे रहे हैं ना, ये तीनों बॉन्ड ऐसे हैं जैसे ट्राईपोर्ट स्टैंड होता है, मोबाइल या कैमरा लगाने का ट्राईपोर्ट स्टैंड, तीन पैरों वाला स्टैंड। और ये है ऊपर वाला एक बॉन्ड जो सीधा ऊपर जा रहा। तो यहाँ एक बात समझनी है कि लिखते हैं, चलो लिखते हुए समझेंगे। यहाँ से समझ रहे चलो, मेरे साथ साथ लिखना, पहले आप बना लो इसे। बना लिया? बना लिया? चलो यहाँ से ही लिखते हैं। जब किसी कार्बन एटम, जब किसी कार्बन एटम से चार डिफरेंट, जब किसी कार्बन एटम से चार डिफरेंट ग्रुप अटैच होते हैं, चार डिफरेंट ग्रुप अटैच होते हैं, तो ऐसे मॉलिक्यूल, ऐसे मॉलिक्यूल का मतलब पता क्या है? ऐसे मॉलिक्यूल का मतलब है कि जो कार्बन से चार अलग अलग ग्रुप अटैच होने के बाद जो मॉलिक्यूल बना है, उस मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं हम। तो जो मॉलिक्यूल बना है उसका स्पेस में दो तरह का कॉन्फ़िगरेशन पॉसिबल है, एक तो ऐसा, एक तो ऐसा। स्पेस का मतलब 3D, त्रिविम में। तो ऐसे मॉलिक्यूल के स्पेस में, ऐसे मॉलिक्यूल के स्पेस में टू टाइप्स, यानी दो तरह के, टू टाइप्स के कॉन्फ़िगरेशन, यानी विन्यास, कॉन्फ़िगरेशन पॉसिबल होते हैं, यानी संभव होते हैं। मतलब कहने की बात पता क्या है? कहने की बात यह है कि यदि कार्बन एटम चार अलग अलग ग्रुप से अटैच होकर किसी मॉलिक्यूल को बना रहा है, तो उस मॉलिक्यूल को यदि स्पेस में आप एडजस्ट करते हो तो स्पेस में दो तरह के कॉन्फ़िगरेशन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है। और ये दोनों कॉन्फ़िगरेशन एक दूसरे के ऊपर रखे नहीं जा सकते, ये पूरा इसे ढक नहीं सकता है। सी तो आ जाएगा ए के ऊपर, ए आ जाएगा सी के ऊपर, पर ये एक दूसरे के मिरर इमेज होंगे। तो ये बात भी लिख लो, ये दोनों कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन एक दूसरे पर, एक दूसरे पर सुपर इम्पोज नहीं हो सकते। बहुत काम की बात है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि जो हमारे ऑप्टिकल आइसोमर होते हैं क्या एक दूसरे को ढक लेते हैं? तो आप कहोगे नहीं, ढक नहीं सकते, सुपर इम्पोज नहीं हो सकते। बट मिरर इमेज होते हैं, मिरर इमेज
मिरर इमेज होते हैं। देखियो मिरर इमेज है क्या, एनेंशियोमॉर्फ है क्या। देखो जब आप इसे मिरर के सामने रखोगे ना तो इसका आपको इमेज ऐसा दिखाई देगा, यानी सी इधर दिखाई देगा और ए दिखाई देगा दूर, बी ऊपर दिखाई देगा, डी नीचे दिखाई देगा। ध्यान से देखो कि ये एक दूसरे के मिरर इमेज हैं या नहीं। ठीक है ना मिरर इमेज। तो ऐसा जो मॉलिक्यूल होता है ना, कैसा मॉलिक्यूल, ध्यान से समझना। यहां मैंने बताया कि आपका कार्बन एटम 4 अलग अलग ग्रुप से अटैच है। तो ऐसी स्थिति में जो मॉलिक्यूल बना उस मॉलिक्यूल में दो खासियत हैं। पहली खासियत तो यह है कि उस मॉलिक्यूल के दो कन्फिग्रेशन पॉसिबल हैं स्पेस में, ये दोनों हमने बना दी है। और ये दोनों कन्फिग्रेशन में एक खासियत ये भी है कि इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर रख के ढक नहीं सकते आप, यानी ये एक दूसरे को सुपर इम्पोज नहीं कर सकते, यानी नॉन सुपर इम्पोजिबल हैं ये। दूसरी बात, ये एक दूसरे के मिरर इमेज हैं। तो ऐसा जो कार्बन एटम होता है या ऐसा जो मॉलिक्यूल होता है उस मॉलिक्यूल को हम कहते हैं चिराल मॉलिक्यूल। ठीक है, चिराल कार्बन तो यह है ही, पर जिस चिराल कार्बन से बनने वाले मॉलिक्यूल में ये तीन खासियत हों कि उसके दो तरह के कॉन्फ़िगरेशन स्पेस में बन रहे हों और वे एक दूसरे को सुपर इम्पोज भी ना कर सकें और एक दूसरे के मिरर इमेज भी हों, तो इस तरह का जो मॉलिक्यूल बनता है उस मॉलिक्यूल को हम कहते हैं चिराल मॉलिक्यूल। क्या कहते हैं, चिराल मॉलिक्यूल। और इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं मॉलिक्यूलर चिरैलिटी। तो यहाँ इस बात को भी लिख लो, हमें लिखना है ऐसे ऐसे मॉलिक्यूल, ऐसे मॉलिक्यूल को क्या कहते हैं, ऐसे मॉलिक्यूल को चिराल चिराल मॉलिक्यूल तथा इस प्रॉपर्टी को, यानी इस गुण को, इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, अभी मैंने बताया था मॉलिक्यूलर चिरैलिटी। मॉलिक्यूलर चिरैलिटी, चिरैलिटी यानी आणविक किरैलता भी कह सकते हो आप, कहते हैं। तो इसे कहते हैं चिरैल मॉलिक्यूल और इस गुण को हम कहते हैं मॉलिक्यूलर चिरैलिटी या आणविक चिरैलता या आणविक किरैलता। ठीक है, और जो एसिमेट्रिक कार्बन एटम या चिरैल कार्बन एटम वाला ऐसा मॉलिक्यूल होता है चिरैल मॉलिक्यूल, वो ही क्या दिखाता है, ऑप्टिकल एक्टिविटी दिखाता है। ठीक है, तो यहाँ इस चीज को भी लिख लेंगे। अतः एसिमेट्रिक, अतः ए सिमेट्रिक कार्बन एटम वाले मॉलिक्यूल ही ऑप्टिकल एक्टिविटी, ऑप्टिकल एक्टिविटी दिखाते हैं। अब यहाँ एक जगह हमारा पेंच फंसना है, और वो कहाँ फंसना है ध्यान से देखना आप। मतलब हमने यहाँ कितनी बात पढ़ी, एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑप्टिकल एक्टिविटी में हमने बताया कि यदि कोई कार्बन एटम ऐसा है जिससे 4 अलग अलग ग्रुप जुड़े हुए हैं तो उससे जो मॉलिक्यूल बनेगा उसके स्पेस में दो तरह के कॉन्फ़िगरेशन पॉसिबल हैं और ये दोनों कॉन्फ़िगरेशन एक दूसरे को सुपर इम्पोज नहीं कर सकते, एक दूसरे को ढक नहीं सकते, पर एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं। और ऐसे मॉलिक्यूल को हम कहते हैं चिराल मॉलिक्यूल और इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं मॉलिक्यूलर चिरैलिटी। और फिर हमने पढ़ा कि ये जो एसिमेट्रिक कार्बन एटम वाले इस तरह के मॉलिक्यूल होते हैं
वे ही क्या होते हैं, ऑप्टिकल एक्टिविटी दिखाते हैं। पर मैं आपको एक बात बताता हूँ बहुत बढ़िया, जल्दी से पहले पोज करके लिखो आप। पोज करके लिखो, एक बहुत अच्छी बात बताऊंगा आपको। पोज करके लिखो बेटे। लिख लिया? ठीक है। ध्यान से देखना। मैं यहाँ एक मॉलिक्यूल बनाता हूँ, उस मॉलिक्यूल को देखना आप ध्यान से। ठीक है। हमने यहाँ लिखा COOH, और यहाँ लिखा कार्बन, फिर लिखा कार्बन, फिर लिखा COOH। और अब देखना ध्यान से, यहाँ हमने OH जोड़ दिया, और यहाँ भी हमने OH जोड़ दिया, और यहाँ जोड़ दिया H, और यहाँ जोड़ दिया H। टार्टरिक एसिड है, अभी बताया था। जब टार्टरिक एसिड के इस कॉन्फ़िगरेशन को आप देखते हो तो इस कॉन्फ़िगरेशन में एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि इसमें आपको एक लाइन दिखाई देगी। आप जब, यदि यहाँ कोई काल्पनिक रेखा आपने खींच दी ना इस जगह, यह एक आपने इमेजिनरी लाइन खींच ली, काल्पनिक रेखा, और इस काल्पनिक रेखा को आप ध्यान से देख लो। मुझे यूँ बताओ कि ये इसके ऊपर और इसके नीचे, यदि मैं मोड़ के इसे नीचे रख दूं ऊपर से, तो बताओ ये एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं बन रहे क्या? यानी नीचे वाला हिस्सा ऊपर वाले हिस्से का मिरर इमेज है या नहीं है ना? तो इस तरह का जो हम एक हाइपोथेटिकल प्लेन बनाते हैं, काल्पनिक रेखा खींचते हैं, काल्पनिक तल खींचते हैं, इस काल्पनिक तल को या इमेजनरी प्लेन को हम कहते हैं प्लेन ऑफ सिमिट्री। क्या कहते हैं? प्लेन ऑफ सिमिट्री। इसे हम कह सकते हैं कि ये प्लेन ऑफ सिमिट्री है, प्लेन ऑफ सिमिट्री है। समझ रहे आप? प्लेन ऑफ सिमिट्री का मतलब इस प्लेन के ऊपर और नीचे के जो हिस्से हैं वे एक दूसरे के सिमिट्रिकल हैं बिल्कुल। आप चाहे तो ध्यान से देख लो सिमिट्रिकल है या नहीं है ना? सिमिट्रिकल, बिल्कुल सिमिट्रिकल है ऊपर का हिस्सा और नीचे का। अब इस मॉलिक्यूल में, पूरे मॉलिक्यूल में टार्टरिक एसिड को यदि आप इसे ध्यान से देख लो, इस तरह के कॉन्फ़िगरेशन को, तो इसमें एक प्रॉब्लम आपको महसूस हो रही कि जो ऊपर वाला हिस्सा जो है और नीचे वाला हिस्सा एक दूसरे के मिरर इमेज हैं। ऊपर वाला हिस्सा तो जब आप इसका एक सॉल्यूशन बनाओगे, एक बर्तन में भरोगे और उसमें से प्लेन पोलराइज्ड लाइट को पास करोगे, तो ऊपर वाला हिस्सा तो हमेशा प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करने की कोशिश करेगा, और नीचे वाला हिस्सा करेगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करने की। तो इसमें तो अंदर ही अंदर प्रतिरोध पैदा हो रहा, यानी इंटरनल रेजिस्टेंस पैदा हो रहा, और इस इंटरनल रेजिस्टेंस के चलते, या फिर हम कह सकते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस के चलते, क्या होता है कि ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होता है। हालांकि बच्चे कहेंगे जी इसमें तो दो चिराल कार्बन एटम है। जब दो चिराल कार्बन एटम है तो ऑप्टिकली एक्टिव क्यों नहीं है ये? ऑप्टिकली एक्टिव इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें प्लेन ऑफ सिमिट्री हमें देखने को मिल गया। तो इसका मतलब साफ है कि यदि किसी कंपाउंड में आपको चिराल कार्बन एटम देखने को मिलता है, किसी भी कंपाउंड में चिराल कार्बन एटम आपको मिलता है, तो उससे ये बात कंफर्म नहीं होती कि वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। जैसे इस कंपाउंड में दो चिराल कार्बन एटम है आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है? तो हम कैसे पहचान करेंगे कि सर अभी तो आपने बताया था कि जिस कंपाउंड में चिराल कार्बन एटम होता है वो समतल ध्रुवित प्रकाश के कंपनों को घुमा देता है। यहाँ कैसे डिसाइड करेंगे हम? यहाँ हम ऐसे डिसाइड करेंगे कि हमें पूरे मॉलिक्यूल को देखना पड़ता है कि क्या किसी मॉलिक्यूल में कोई प्लेन ऑफ सिमिट्री तो नहीं है। यदि किसी में प्लेन ऑफ सिमिट्री है या सेंटर ऑफ सिमिट्री है, कोई पॉइंट ऐसा है जो दिखाई दे रहा है कि यहाँ से पूरा का पूरा मॉलिक्यूल बैलेंस हो रहा, फर्स्ट क्लास सिमिट्री उसकी बन रही, तो किसी भी मॉलिक्यूल में चिराल कार्बन एटम होना ही काफ़ी नहीं है उसकी ऑप्टिकली एक्टिवनेस को दिखाने के लिए। ठीक है, जैसे हमने ये एग्जाम्पल पढ़ा, ठीक है? तो यहाँ लिखेंगे हम क्या? हम यहाँ लिखेंगे बट, बट लिख दो या किंतु लिख दो, लेकिन लिख दो, कुछ
कंपाउंड्स में, बट कुछ कंपाउंड्स में दो या अधिक, दो या दो से अधिक दो या दो से अधिक चिराल कार्बन एटम होने पर भी, दो या दो से अधिक चिराल कार्बन एटम होने पर भी, मतलब इसमें कितने चिराल कार्बन एटम है बताओ, टार्टरिक एसिड के इस स्ट्रक्चर में कितने चिराल कार्बन एटम हैं? दो है ना। वे ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होते हैं। मतलब हमने ये बात तो पढ़ ली, अभी हमने पिछले पेज पे क्या बात पढ़ी कि जिस कंपाउंड में चिराल कार्बन एटम होता है वो कंपाउंड क्या होता है, ऑप्टिकली एक्टिव होता है। और यहाँ हम पढ़ रहे कि कुछ कंपाउंड ऐसे हैं जिनमें दो से ज्यादा चिराल कार्बन एटम है या दो चिराल कार्बन एटम है, वे फिर भी ऑप्टिकली एक्टिव होते ही नहीं है, यानी ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि उनमें या तो प्लेन ऑफ सिमिट्री होगा, या फिर प्लेन ऑफ सिमिट्री तो ऐसा होता है, ऐसा प्लेन जो दो बराबर हिस्सों में बांट दे पूरे कंपाउंड को। सेंटर ऑफ सिमिट्री ऐसा होता है, ऐसा पॉइंट जिससे चारों तरफ देखने पर पता चले कि पूरा कंपाउंड बैलेंस में है, संतुलन में है, सिमिट्रिक है। तो यहां लिख लो इसका कारण, क्योंकि क्योंकि उन कंपाउंड्स में, उन कंपाउंड्स का मतलब ऐसे में जो जिनमें चिराल कार्बन एटम तो दो हैं या दो से ज्यादा हैं पर में ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, ऑप्टिकली इनएक्टिव हैं, क्योंकि उन कंपाउंड्स में, क्योंकि उन कंपाउंड्स में कोई कोई बताओ क्या लिखूं, कोई प्लेन ऑफ सिमिट्री, प्लेन ऑफ सिमिट्री कोई प्लेन ऑफ सिमिट्री, प्लेन ऑफ सिमिट्री या प्लेन ऑफ सिमिट्री की जगह बेटे सेंटर ऑफ सिमिट्री भी हो सकता है, या सेंटर ऑफ सिमिट्री होता है। यानी आपको पूरे कंपाउंड को देखना पड़ेगा, आपको यूं देखना पड़ेगा कि पूरे कंपाउंड में कोई प्लेन ऑफ सिमिट्री नहीं होना चाहिए, सेंटर ऑफ सिमिट्री नहीं होना चाहिए। ठीक है, मतलब जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ प्लेन ऑफ सिमिट्री के चलते ऊपर वाला हिस्सा तो सोचता है कि मैं प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर दूंगा, यानी ऊपर वाला हिस्सा तो डी फॉर्म है, और नीचे वाला एंटी क्लॉकवाइज में घुमाने की कोशिश कर रहा तो एल फॉर्म है। तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, अंदर ही अंदर रिजल्ट जीरो बैठ रहा, ऐसा हो रहा जैसे नेगेटिव मार्किंग होती है। ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हो आप बिकॉज या क्योंकि या चूंकि इंटरनल, नया शब्द है आपके लिए, इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस फिजिक्स में भी पढ़ते हो आप। इंटरनल रेजिस्टेंस के कारण, इंटरनल रेजिस्टेंस के कारण ये प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को, प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को किसी भी
डायरेक्शन में, किसी भी डायरेक्शन में रोटेट नहीं कर पाते हैं। तो प्रॉब्लम पता क्या है? प्रॉब्लम है इनकी आपस में अंदर ही अंदर लड़ाई है। ये डी फॉर्म कह रहा है, ये एल फॉर्म कह रहा। रिजल्ट क्या होगा? जीरो। रिजल्ट क्या होगा? जीरो। इसलिए ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। तो आपको ये देखना है कि पूरा कंपाउंड जो है ना, उसमें चाहे एक चिराल कार्बन है या दो हैं चिराल कार्बन एटम या तीन हैं, आपको देखना है वो कंपाउंड पूरा का पूरा एसिमेट्रिक होना चाहिए। कंपाउंड में ना तो कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री होनी चाहिए, ना तो कोई सेंटर ऑफ सिमेट्री होनी चाहिए। जल्दी से पोज करके लिखो बेटे। अच्छा, पोज करके लिखो। लिख लिया? ठीक है। तो बेटे मुझे उम्मीद है आपके समझ में आया होगा। हमने जो आज टॉपिक डिस्कस किया है वो है प्रकाशिक समावयवता या ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। इसमें आपको बताया कि ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनका प्लेन पोलराइज्ड लाइट के प्रति बिहेवियर अलग अलग होता है। कोई तो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा रहा, कोई एंटी क्लॉकवाइज, और कोई घुमा ही नहीं रहा। जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाता है ऐसे आइसोमर को डी फॉर्म या प्लस फॉर्म आप कहते हो। जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाता है उसे एल फॉर्म या माइनस फॉर्म कहते हो। और जो किसी भी डायरेक्शन में नहीं घुमाता है, जो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, उसे मीजो फॉर्म आप कहते हो। ठीक है। फिर हमने इसके बारे में कुछ विशेषताएं, कुछ खास बात पढ़ी, जैसे डेक्स्ट्रोफॉर्म, लेवियोफॉर्म, मीजोफॉर्म। और ये भी बताया कि डी और एल फॉर्म दोनों ऑप्टिकली एक्टिव होती हैं, जबकि मीजोफॉर्म होती है ऑप्टिकली इनएक्टिव। ठीक है। ये भी बताया कि डी और एल फॉर्म आइसोमर एक दूसरे के प्रतिबिंब रूपी या एनेंशियोमॉर्फ या मिरर इमेज होते हैं। ये बहुत काम की चीज है, ध्यान रखना। किसी कंपाउंड के स्पेसिफिक रोटेशन को नापने के लिए आप पोलरीमीटर का यूज करते हो। किसका यूज करते हो? पोलरीमीटर का। फिर हमने पढ़ा कि डिग्री ऑफ रोटेशन को अफेक्ट करने वाले फैक्टर कौन कौन से हैं। नेचर ऑफ कंपाउंड, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, वेवलेंथ ऑफ लाइट, टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन, थिकनेस ऑफ सॉल्यूशन लेयर, यानी कितनी चौड़ा बर्तन है आपका वो। उसके बाद हमने पढ़ा एसिमेट्रिक कार्बन एटम या चिराल कार्बन एटम या स्टीरियोजेनिक कार्बन एटम। इसमें बताया कि ऐसा कार्बन एटम जिसके चारों तरफ चार अलग अलग टाइप के ग्रुप अटैच हों उसे हम कहते हैं चिराल या एसिमेट्रिक या स्टीरियोजेनिक कार्बन एटम। और जिन कंपाउंड में चिराल कार्बन एटम होता है वही कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। और यदि आपको नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स निकालने हैं तो इस फार्मूले को आप यूज कर सकते हो 2⁻⁴n, जहां n का मतलब है नंबर ऑफ चिराल कार्बन एटम्स। ठीक है। फिर हमने पढ़ा एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑप्टिकल एक्टिविटी। इसमें बताया यदि किसी कार्बन एटम से चार डिफरेंट ग्रुप जुड़े हुए होते हैं तो इस तरह जो मॉलिक्यूल बनता है उसका स्पेस में दो तरह का कॉन्फ़िगरेशन पॉसिबल होता है। इन दोनों कॉन्फ़िगरेशन में खासियत ये होती है कि ये एक दूसरे के ऊपर पूरे पूरे रख के ढक नहीं सकते, यानी सुपर इम्पोज नहीं कर सकते, पर एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं। ये क्या होते हैं? एक दूसरे के मिरर इमेज। और इस तरह के मॉलिक्यूल को हम कहते हैं एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल या चिराल मॉलिक्यूल। और इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं मॉलिक्यूलर चिरैलिटी। और जिन ऑर्गेनिक कंपाउंड में ये जो चिराल कार्बन एटम मिलता है या एसिमेट्रिक कार्बन एटम मिलता है वही मॉलिक्यूल क्या दिखाते हैं? ऑप्टिकल एक्टिविटी दिखाते हैं। ठीक है। मतलब कुल पता चल गया हमें कुल मिला के बात कि ऑप्टिकली एक्टिव वो होगा जिसमें चिराल कार्बन एटम प्रेजेंट होगा। ठीक है। पर फिर हमने पढ़ा कि ये जरूरी नहीं है। जैसे इसमें दो चिराल कार्बन एटम है पर ये तो प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट को किसी भी डायरेक्शन में घुमाता ही नहीं है। तो खाली चिराल कार्बन एटम की उपस्थिति ही पर्याप्त नहीं है। हमें यूं भी देखना होता है कि उस मॉलिक्यूल में कोई प्लेन ऑफ सिमिट्री तो नहीं है या कोई सेंटर ऑफ सिमिट्री तो नहीं है। यदि उस मॉलिक्यूल में कोई प्लेन ऑफ सिमिट्री या सेंटर ऑफ सिमिट्री है तो समझ जाओ कि वो प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट को किसी भी डायरेक्शन में रोटेट नहीं करेगा। इसलिए इस चीज़ का भी ध्यान रखना है आपको। ठीक है। क्योंकि क्या होता है, देखो, इंटरनल रेजिस्टेंस इसका विरोध यही कर रहा और इसका विरोध ये कर रहा, अंदर ही अंदर जो है घुट घुट के मर जाएंगे, पर प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट को किसी भी डायरेक्शन में नहीं घुमाएंगे। ठीक है। तो बेटे मुझे उम्मीद है कि आज का टॉपिक आपके समझ में आया होगा।
बस मेहनत और ईमानदारी से पढ़ाई करते रहो और अपने हैंड रिटन नोट्स बनाते रहो। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय।